नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिलीगुड़ी टाइम्स में। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेहमान तो मैं नहीं कह सकता, हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, राजू बिष्ट जी, जो एमपी हैं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, दार्जिलिंग के क्षेत्र से, पहाड़ों से। ये उनका सेकंड टर्म है यहाँ पे और पिछले 10 सालों से वो अपना हर कुछ तन मन धन से पहाड़ों को समर्पित करते हैं। पहाड़ों के उत्थान के लिए, नॉर्थ बंगाल के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ श्री राजू बिष्ट जी। नमस्कार जी, स्वागत है आपका सिलीगुड़ी टाइम्स पे। राजू जी, सबसे पहले तो जीत की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जो बंगाल में जो ये चमत्कार हुआ है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस जीत के लिए मैं पश्चिम बंगाल की जनता का आभारी हूं और पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा। इस बार 2026 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच नहीं थी। 15 साल से जो टीएमसी का कुशासन था, इसलिए इस बार जनता टीएमसी से लड़ रही थी और ये जनता की जीत है, मैं उनको समर्पित करता हूँ। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं इस बात को कभी भूल नहीं सकता। जब कल मैं सिलीगुड़ी जहाँ काउंटिंग सेंटर पहुँचा, जब कार्यकर्ता खुश थे, प्रसन्न थे, लेकिन बहुत सारी हमारी बहनें कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता, हमारे युवा साथी, जब मैं देख रहा था उनके चेहरे पे आंसू था और मैं स्वयं भी भावुक हुआ, क्योंकि वो पल ऐसा क्षण था। क्योंकि आप जानते ही हैं किस तरह से 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर में अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उनके ऊपर फर्जी एफआईआर हुए, उनको थाने के अंदर में ठूंसा गया। जितनी यातनाएं और जितनी उनके साथ अन्याय हो सकती थी, उस चरम सीमा तक इस टीएमसी शासन ने, उनकी नेतृत्व ने और उनके पुलिस ने किया। और वो पीड़ा उनके चेहरे पे वो साफ दिख रही थी और उस खुशी के मौके पे भी उनके आंखों में आंसू था। वो दर्द मैं साफ स्पष्ट महसूस कर रहा था। तो ये जीत मैं अपने कार्यकर्ता को समर्पित करता हूँ, जो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी में रह करके सिर्फ नेता बनाने के लिए काम नहीं करता, वो जनता की सेवा करता है। वो स्वच्छ बंगाल, अच्छा बंगाल बनाने के लिए दिन रात एक करता है। मैं उस कार्यकर्ता को समर्पित करना चाहूँगा। इतना ही नहीं, आप सोचिए, लोग कहते हैं रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, गौदान बड़ा दान होता है, लेकिन हमारे 100 से ज़्यादा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं। और आप देखिए, कोई एक व्यक्ति जीवन में सबसे ज़्यादा अगर कुछ दे सकता है तो अपने प्राण दे सकता है। तो 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के प्राण लिए इस टीएमसी सरकार ने, वो शहीद हुए हैं। वो सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए, पश्चिम बंगाल की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, अपनी जनता के लिए शहीद हुआ है। वो हम कभी भूल नहीं सकते। आज हम कितने भी प्रसन्न क्यों न हो, लेकिन वो जो कार्यकर्ता जिसने अपने प्राण खोए हैं, जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है, बेटी खोई है, मैं उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकता। और ये जीत मुझे लगता है सबसे पहला अधिकार उनका है, मैं उनको समर्पित करना चाहूँगा। फिर हमारा केंद्रीय नेतृत्व, देखिए, मोदी जी का जलवा दुनिया में है, देश भी इस बात को मानता है और पश्चिम बंगाल की जनता भी इस बात को मानती है। ये बात स्पष्ट हो गया। और भले ही कितना भी इन्होंने नेगेटिव प्रचार किया हो, लेकिन मोदी जी ने जो पश्चिम बंगाल की आत्मा है, उस आत्मा को पहचाना और पश्चिम बंगाल की गरिमा के लिए, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए, पश्चिम बंगाल में कुशासन सरकार देने के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता की जो पीड़ा थी, उस बात को उन्होंने महसूस किया। और आज जो है 10 करोड़ जनता जो है मोदी जी के नेतृत्व के साथ खड़ी रही, इसीलिए इनकी इतनी बुरी हार हुई। सो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को समर्पित करता हूँ। अब गृह मंत्री देखिए, दार्जिलिंग आना था, चौपर नहीं आ पाया, लेकिन आखिरी दिन जबकि उनके पास समय नहीं था, उसके बावजूद भी दोबारा दार्जिलिंग की जनता से मिलने पहुंचे। ये दर्शाता है, भले ही सीटें कम हो, भले ही समाज छोटा हो, थोड़ी जनसंख्या हो, लेकिन उसके बावजूद भी हर एक क्षेत्र, हर एक समुदाय, हर एक समाज कितना मायने रखता है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व समझता है। सो हमारा केंद्रीय नेतृत्व, शुभेंदु दास से लेकर के समीक्षा और तमाम हमारे
जितने भी जो है स्टेट के लीडर्स थे उनका बड़ा योगदान था, और साथ ही हमारे जो प्रभारी, चुनाव के प्रभारी, और जिन्होंने कई साल से लगातार बंगाल में रह करके, घर परिवार से दूर रह करके पार्टी को खड़ा किया, मैं उनका भी जो है धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा। सो ये कुल मिला के ये जनता की जीत, कर्मठ कार्यकर्ताओं की जीत और पार्टी संगठन की जीत है, और मैं सभी को ये जीत समर्पित करता हूँ। और साथ ही मुझे ये भी कहना है, हम जीते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता ने जिताया है। अब हमारे से उम्मीदें और अपेक्षाएं भी ज़्यादा है, और कल तक जो हमारा व्यवहार था, कल तक जो हमारे काम करने का तरीका था, उससे कई गुना अधिक अपेक्षाएं जनता की होगी। और मुझे पूरा विश्वास है हमारा नेतृत्व, हमारे विधायक, हमारे सांसद, जो भी हमारे नेता है, संगठन के लोग हैं, जनता की अपेक्षा पे खड़े उतरेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मेरा ये भी कहना है, चुनाव में हार जीत चलता रहता है, लेकिन जीतने के बाद भी वो घमंड और हमारे अंदर वो अहंकार, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो कभी ना आए। और जिस तरह से एक अक्सर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हमारे मन में हमेशा जनता के प्रति सेवा भाव का जो है वो उन जनता के प्रति का समर्पण का भाव जो है हमारे मन में लगातार हो, मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा। और जैसा मैंने कहा, हमारे से अपेक्षाएं ज़्यादा होगी, और 35 साल सीपीएम का और 15 साल टीएमसी की क्रूरता भी हमने देखी है। सो मैं अपने कार्यकर्ता से भी मैं प्रार्थना करता हूँ, हमारे स्वभाव और व्यवहार में वो नहीं आना चाहिए। मुझे पता है हमें तकलीफ है, हमें कष्ट हुआ है, हमें जेल के अंदर में ठूंसा गया है, हमें पीटा गया है, हमारे ऊपर गलत एफआईआर हुए हैं, हमारे अंदर में वो ज्वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा व्यवहार और भी नम्र होना चाहिए। और मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जो आचरण टीएमसी ने किया वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है सब, चाहे जिन्होंने हमको वोट दिया हम उनके लिए भी काम करेंगे, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया उनके लिए भी हम उसी तत्परता के साथ काम करेंगे। और हम ये इंश्योर करेंगे कि जब अगला चुनाव होगा, जो लोग, जिन लोगों तक हम पहुंच नहीं पाए उन तक भी हम पहुंचेंगे, जिन्होंने हमको वोट नहीं दिया हम उनके लिए भी काम करेंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि अगले चुनाव में वो सब लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहें। राजू जी, अब ये कार्यकर्ता की बात करते करते मेरे जहन में एक बात आई कि हम पहले से देखें, जैसे आपने कहा कि 35 साल सीपीएम के, उसके बाद टीएमसी, सीपीएम के कार्यकर्ता वो टीएमसी में आ गए। अब जब टीएमसी चुनाव हारी है तो कहीं ऐसा है क्या कि मतलब टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी में आएंगे या उस तरह से कुछ? देखिए, हम पार्टी बनाने के लिए राजनीति में नहीं है, हम समाज बनाने के लिए राजनीति में हैं। और समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं, और समाज तभी ताकतवर होता है, तभी समृद्ध होता है जब समाज संगठित होता है। सो ये हमारा प्रयास है, वो आगे भी रहेगा। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो परिस्थिति को देख करके बदलते हैं, और बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार से लेकर के तमाम तरह के आरोप हैं। सो हम ये जरूर प्रयास करेंगे कि जो लोग घटिया, जिनकी मानसिकता रही है, या जिन्होंने हमेशा जनता के विरुद्ध ही काम किया है, और जिनके पार्टी में आने से जनता नाराज होगी या हमारा कार्यकर्ता नाराज होगा, वो काम शायद हम नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, पार्टी मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, पार्टी संगठन मतलब हम सब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का है। और हमारे पार्टी में जो कुछ भी होता है हमारा नेतृत्व तय करता है। सो मुझे लगता है हमारा नेतृत्व जो भी मार्गदर्शन करेगा वो हम करेंगे। लेकिन मैं अपने क्षेत्र का ये जरूर बोल सकता हूँ, हम समाज को संगठित समृद्ध जरूर करेंगे, लेकिन घटिया लोगों को पार्टी में कभी भी नहीं लेंगे। राजू जी, आप अभी कह रहे थे कि बहुत सारे जो आपके कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो शहीद हुए, उनके अगेंस्ट एफआईआर हुआ, वो जेल में ठूसे गए। तो जब आपने अपना कार्यभार इधर संभाला था बतौर एमपी के रूप में, तब यहाँ पे एक बहुत ज्वलंत जो इश्यू था वो था गोरखालैंड का, और उस समय कई लोग शहीद हुए थे, कई लोगों के परिवार को बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी थी। अब उनका भविष्य क्या उन्हें जस्टिस मिलेगी? आगे क्या होने वाला? देखिए, 75 साल के बाद पहाड़ मुक्त हुआ है,
और मुझे लगता है हमको दूसरी आज़ादी मिली है, क्योंकि आप देखिए 75 साल के दौरान 25 साल कांग्रेस, 35 साल सीपीएम और उसके बाद 15 साल टीएमसी ने सिर्फ पहाड़ को कुचला है, पहाड़ को धूमिल किया है और पहाड़ को सिर्फ यातनाएं दी है। और कभी भी पहाड़ के प्रति उनके मन में वो श्रद्धा कभी थी नहीं। पहाड़ की जनता को कभी जनता समझा ही नहीं। पहाड़ के लोगों को इन्होंने सिर्फ मूर्ख समझा और ऐसा समझा कि इनको कुछ जो है नेताओं के जो है हाथ में पैसे दे करके पहाड़ की जनता को खरीदने का प्रयास किया। और मैं फिर कहता हूँ पहाड़ को दूसरा जन्म मिला है और पहाड़ ये चीज़ ऑलरेडी पिछले 24 घंटे में महसूस कर रहा है। मैं इतना कहना चाहूँगा, देखिए वो 86 का आंदोलन हो या 2007 हो, 2011 हो, और हमारे 2000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं और अपनी समाज के लिए, अपनी क्षेत्र के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए और अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए और अपनी भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वो शहीद हुए हैं। और उनका जो त्याग है, उनका जो बलिदान है, उसका कभी मूल्यांकन हुआ ही नहीं ठीक से। और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि गृह मंत्री जी स्वयं इस बात को कह करके गए हैं। और जो भी समाधान होगा जिसमें पहाड़ का हित होगा, जिसमें पहाड़ की जनता का हित होगा, चाहे किसी भी समुदाय से क्यों ना आता हो, किसी भी जात से क्यों ना आता हो, किसी भी समाज से क्यों ना आता हो, किसी भी भाषा, कोई भी भाषा बोलने वाला क्यों ना हो, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में रह करके काम करने वाला अलग विचारधारा रखने वाला क्यों ना हो, जो भी समाधान होगा वो पहाड़ की जनता के हित में होगा। और जो भी समाधान होगा वो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा, जिसमें उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, हमारी भाषा, हमारा खान पान, हमारी आइडेंटिटी और हमारे आने वाले पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित होगा और हम भी स्वाभिमान के साथ रह सके, स्वाभिमान के साथ जी सके। और भारत का संविधान जो समानता हर एक नागरिक को देता है, वो समानता पहाड़ की जनता को भी मिले, हम जरूर इंश्योर करेंगे। हर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सरकार जब भी वो बंगाल में आई है, अपनी सरकार बनाई है, तो उन्होंने किसी न किसी रूप में पहाड़ का समाधान करने का चेष्टा अपने तरीके से उन्होंने किया है। उसी का प्रतिफल है जीटीए, गोरखालैंड टेरिटोरियल। कभी भी पहाड़ की जनता की पीड़ा को समझ करके समाधान हुआ ही नहीं। ये सब तो समझौते हुए हैं। और इसका कोई भविष्य नहीं। अब जीटीए मतलब देखिए, जीटीए समाधान नहीं है, ये समझौता है। और जीटीए ने कभी भी पहाड़ की सुरक्षा को या पहाड़ की जनता के स्वाभिमान को कभी भी संरक्षण करने का काम नहीं किया, पहाड़ को समृद्ध करने का काम नहीं किया, पहाड़ को सुरक्षित रखने का काम नहीं किया, कभी भी पहाड़ में विकास नहीं किया, या जीटीए में वो आइडेंटिटी है ही नहीं जो गोरखाओं की संरक्षण कर सके। इसीलिए हम तो वोट जीटीए के खिलाफ ही लड़े हैं, और जो लोग जीटीए को पसंद नहीं करता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। सो जीटीए के पक्ष में तो मैं कभी रह ही नहीं सकता। इसलिए जो भी समाधान होगा वो भारत के संविधान के अंतर्गत ही होगा। और देखिए, जीटीए एक व्यवस्था ऐसी, एक समझौता ऐसा हुआ है जिसके अंदर में पश्चिम बंगाल का हित था, हमारे पहाड़ में कुछ नेताओं को हित छुपे हुए थे, और जीटीए का जो मूल उद्देश्य था उससे जीटीए को भटकाया गया और जीटीए को दूसरे ट्रैक में ले जा करके सिर्फ और सिर्फ कुछ नेताओं को जेब गरम करने का काम ही जीटीए ने किया, और इसके अलावा जीटीए की कोई उपलब्धि है ही नहीं, रही नहीं। इसीलिए जो कुछ भी हम करेंगे वो लॉन्ग टर्म होगा, वो स्थायी होगा, वो ठोस होगा, और पहाड़ का और दार्जिलिंग तराई डूअर्स का हित जिसमें समाहित होगा, वो इस तरह का समाधान होगा। कहीं ना कहीं आपके बातों से ये समझ में आ रहा है कि जीटीए का भविष्य अभी इसमें बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन अगर जीटीए का भविष्य है ही नहीं, वो धारा 64 भी स्पष्ट कहता है कि तुम्हारे अंदर जब काबिलियत नहीं हो तो तुम्हारा अस्तित्व जो है धूमिल हो सकता है, ये प्रावधान उसके अंदर में है।
तो जैसा कि आप कह रहे हैं राजू जी के जीटीए में बहुत करप्शन हुआ था, तो अब ये करप्शन के बाद में अकाउंटेबिलिटी क्या होगी? जीटीए तो टूट जाएगी, फिर उसके बाद में जो करप्ट, देखिए ऐसा है, जीटीए एक बीमारी है और जीटीए में बीमारी मतलब बहुत थोड़ी नहीं, भयंकर है। आप देखिए आज 400 से 500 करोड़ रुपया ठेकेदार का पैसा नहीं दे रखा है, और वो सब ठेकेदार कल जीटीए के नेताओं के कपड़े फाड़ने वाले हैं। दूसरी बात, और जीटीए के अंदर में जिस व्यापक रूप में भ्रष्टाचार हुआ, आम देखिए ना, अस्पताल ठीक है क्या? अस्पताल के लिए 220 करोड़ रुपए आए थे। सड़क ठीक है क्या? सड़क के लिए हजारों करोड़ रुपए आए थे। पीने की पानी के लिए 2450 करोड़ रुपया अमृत स्कीम से लेकर के हर जेल पैसा आया था। दुनिया भर के सर्व शिक्षा अभियान के लिए पैसा आया था। हर वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा आया, चाहे वो केंद्र से आया चाहे राज्य से आया। लेकिन जीटीए में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, जनता को तो कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए तो बीजेपी जीती है, और नहीं तो कोई कारण है ही नहीं। कोई ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने पिछले 15 साल में कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। या तो हमारे कार्यकर्ता के व्यवहार के कारण, कुशलता के कारण, नम्रता के कारण, कुछ लोगों के विश्वास के कारण वोट मिले होंगे, या कोई ऐसा हमने कोई तीर तो मार नहीं रखा है। सो ये भ्रष्टाचार के कारण ही भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, और हम ये इंश्योर करेंगे। देखिए मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि अगले ने जो किया हमको वही करना चाहिए। मैं उस जो है स्वभाव का व्यक्ति नहीं हूँ, और कानून के अंतर्गत जिसने जो गलत किया है उसको वो सजा तो मिलेगी, और जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी अकाउंटेबिलिटी तो होकर ही रहेगी, और उसको बख्शा भी नहीं जाएगा। जिसने जनता का पैसा खाया है, जिसने सरकार का पैसा खाया है, उसको वो तो लौटाना ही पड़ेगा। राजू जी, पहाड़ और चाय ये एक ऐसी चीज़ है जो पहाड़, मतलब जब तक टी वर्कर्स और चाय बगान जब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं पहाड़ का भविष्य उसमें नहीं है। देखिए चाय बगान, देखिए पहाड़ में मतलब हम बहुत होलिस्टिक काम करने वाले हैं, और चाय बगान, सिंकोना बगान बहुत प्रमुखता से रहेगा हमारे मुद्दों में, वो है भी। चाय बगान के अंदर में देखिए लोगों के पास पट्टा नहीं है, चाय बगान में आज भी मिनिमम वेज नहीं है, चाय बगान में ईएसआई के अस्पताल नहीं है, चाय बगान में बोनस के लिए जो है आपको धरना करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है, और चाय बगान में काम करने वालों की जो श्रमिक है उनकी आप जीवन शैली देखिए, उसमें गिरावट आई है, और एक स्वाभिमान के साथ वो जीने का अधिकार आज तक उनको नहीं मिला। वो सब काम हम करेंगे, अस्पताल को लेकर के काम करेंगे, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे तराई हो, चाहे नॉर्थ बंगाल हो, उसके लिए काम करेंगे। आज देखिए ना, चिकित्सा के लिए लोगों को चेन्नई जाना पड़ता है, बॉम्बे, कलकत्ता जाना पड़ता है। आवश्यकता क्या है? एक अस्पताल बने तो हमारे लोग यहीं वो सुविधा ले सकते हैं। अगला सवाल यही था कि हेल्थ केयर के लिए देखिए, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे चाय बगान हो, चाहे सिंकोना बगान हो, ये सब काम हमारे प्रायोरिटी में। इतना ही नहीं, आप देखिए हम तो चालक दल लेकर के भी हम सजग हैं, और जो चालक दल के साथ अपमान हुआ है उनका भी अपमान बंद होगा, और उनको भी न्याय मिलेगा। हम ये भी इंश्योर करेंगे, चाहे वो सड़क हो, चाहे पानी हो, चाहे आवास योजना हो, ये तमाम जो योजनाएं हैं, और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, आयुष्मान भारत कार्ड भी पश्चिम बंगाल में लागू होगा। हमारे किसी भी गरीब परिवार के नागरिक को इलाज के लिए घर गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, साहूकार से महंगे दर में उसको कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। राजू जी, जो आप करप्शन की बात अभी जो चल रही है, इसके पीछे आपने कई बार मुद्दा उठाया, वो है सिंडिकेट राज। सिंडिकेट राज आज देखा गया है कि मतलब हर जगह है, नॉर्थ बंगाल में आप कहीं पर भी कहिए, आप किसी भी स्थान में कहिए, एनजेपी कहिए, एयरपोर्ट कहिए, लैंड बोलिए, आप कोई भी काम करना है तो उसके पीछे एक सिंडिकेट राज एक रहता है। देखिए, मैं इस विषय में बीजेपी क्या करता है? मैं कल भी एक बार बोल चुका हूँ, मेरा स्पष्ट कहना है साफ शब्दों में, ये जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज का बोलबाला है, ये बंद हो गया है। यानी कल जैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित हुई, ये बंद है। अब विशेष करके नॉर्थ बंगाल, सिलीगुड़ी में आप देखिए, मतलब जनता मतलब किस मतलब एटमॉस्फेयर में जी रही है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पे नदियाँ खोखले कर दिए गए,
ये जितना भी इलीगल माइनिंग है, सिलीगुड़ी से लेकर के पहाड़ में तीस्ता नदी से लेकर के महानंदा बालासन से लेकर के, मैं देख रहा था खोरीबारी की छोटी छोटी नदियां, चेंगा नदी तक नहीं छोड़ रखा है, ये सब बंद। अब किसी तरह की गड़बड़ी हुई उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे जो है पुलिस का कोई भी अधिकारी से लेकर के चपरासी क्यों ना हो, या कोई भी ठेकेदार जो इलीगल क्रशर लगा करके दुकान खोल करके जो है हर नदी में बैठा हुआ है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक जमीन के 10-10 मालिक हैं और रेवेन्यू ऑफिस ने इतनी बड़ी धांधली कर रखी है, जमीन किसी और का, ये कब्जा किसी और के पास है, उसके कागज तीसरे व्यक्ति के पास है। ये जो लैंड माफिया है ये तत्काल प्रभाव से बंद होगा। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको लटका करके ठोका जाएगा, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं। और जितनी तरीके की यहाँ गुंडा टैक्स वसूले जाते हैं, जिसको टीएमसी सिंडिकेट टैक्स भी बोलते हैं, ये तत्काल प्रभाव से जो है इसका बंद होगा। और पुलिस और प्रशासन, मेरा स्पष्ट कहना है, मुझे किसी से बैर ने, आपने अन्याय अत्याचार किया है स्वीकार लो, मैं कुछ नहीं कहना उसमें, लेकिन ये सब बंद। और जो वसूली करता है, चाहे वो वॉलेंट्री पुलिस वाला हो चाहे पुलिस वाला हो, ये वसूली जो है ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो चालक दल टैक्सी ड्राइवर से अननेसेसरी जो है बीच में बैरियर लगा करके चेकिंग के नाम पे उनको 50 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक, 5000 रुपये तक उनसे लूटा जाता है, ये सब हमारे यहाँ पे बंद होगा। बहुत बड़े पैमाने में बहुत सारे छोटा पाकिस्तान इलाके में है, बहुत सारे बागडोगरा में है, जो मालदा से जो है बाइक के अंदर में जो है, टू व्हीलर के अंदर में ड्रग्स जो है पिछवाड़े पिट्ठू बैग पे भर करके लाते हैं। पूरा सिलीगुड़ी के ड्रग्स से तहस नहस कर रखा है, पूरा पहाड़ में युवा समाज को, युवा जमात को खत्म कर रखा है। ये सब बंद होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा स्पष्ट कहना है, जितने भी गुंडे हैं, बदमाश है, ड्रग में इन्वॉल्व है, लैंड माफिया में इन्वॉल्व है, इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व है, तत्काल प्रभाव से हमारा सीएम शपथ लो, उससे पहले आप दार्जिलिंग छोड़ दो या ये धंधा पानी छोड़ दो, अभी भी सुधरने का समय है। ये ड्रग्स का काम बंद होगा। जितनी भी इलीगल एक्टिविटी है, चाहे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इलीगल डांस बार हो, या इलीगल जो है ठेके, शराब के ठेके हैं, ये सब सिलीगुड़ी में नहीं होगा। टीएमसी के स्वाह होते ही ये सब भी जो है स्वाह हो चुका है। और यहाँ जो है सिंडिकेट राज बंद होगा, करप्शन बंद होगा। और विशेष करके कुछ बोर्ड है, चाहे वो सिलीगुड़ी का कॉरपोरेशन हो, चाहे महकमा परिषद हो, चाहे एसजेडीए हो, और साथ ही हमारे जितने भी म्यूनसिपलिटी है, जो म्यूनसिपलिटी में धांधली हुई है, करसंग में इतना जो फंड आता है काम के लिए और फंड दिया जाता है दूसरे काम के लिए, चाहे आपका कालिंगपुंग हो, जो एडमिनिस्ट्रेटर रख करके आज भी चल रहा है, मिरिक है और करसंग है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटर रख करके, ये तो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, ये तो शपथ लेते ही शेष है। और जहाँ पे इलेक्टेड है, चाहे वो आपका दार्जिलिंग हो, मतलब वो म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन ऐसा लगता है जैसे वो तो राजा हो गया और जनता को नौकर समझता है। और ये सब हमारे यहाँ चलेगा नहीं, ये सब भ्रष्टाचार बंद होगा। और जिसमें जिस तरह से जीटीए के अंदर में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये सब का कोई स्थान नहीं है। पहाड़ हो, दार्जिलिंग हो, तराई हो, डुअर हो, नॉर्थ बंगाल हो, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। यहाँ किसी भी तरह की कटमनी नहीं चलेगी। किसी भी तरह से जो है जनता के साथ जो अन्याय नहीं होगा, इसको हम इंश्योर करेंगे। राजू जी, आपने कहा किसी भी तरह का इलीगल आप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपकी जो भाषा है, आपका जो वर्डिंग्स है, जो फ्लो है, और जो काम करने का जो आप अभी अपना प्रस्ताव रखे, कहीं ना कहीं उसमें योगी जी की बहुत छवि दिख रही है। तो क्या योगी मॉडल क्या बंगाल में आने वाला है? देखिए, अच्छी चीज से सीख लेनी चाहिए, उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और देश में, दुनिया में कहीं भी अच्छी चीज होती है, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं देखो अपने आप को योगी जी से तुलना नहीं कर सकता, मोदी जी से तुलना नहीं कर सकता, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन हाँ, इतना है कि अगर गलत कुछ भी होगा तो मैं आपकी बाप की भी नहीं सुनूंगा। और जनता के प्रति और कोई भी लापरवाही करेगा, अन्याय करेगा, अत्याचार करेगा, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फांसी देवा में कोई अगर मुसलमान आकर के एक आदिवासी महिला के पेट में लात मार करके 7 महीने के बच्चे को मार डालता है, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा स्पष्ट कहना है, क्योंकि हम लोगों के लिए हैं,
लोगों ने हमको चुना है उनकी सुरक्षा के लिए, और उस पे हम खड़े उतरेंगे, यह हमारा वचन है। तो योगी जी के मॉडल में तो कहीं ना कहीं इलीगल जो घुसपैठिए हैं और इलीगल जो कंस्ट्रक्शंस है उस पे भी उन्होंने बड़ा बुलडोजर चलाया। देखिए, हम तो घुसपैठ के खिलाफ भी आप ये चुनाव, करने वाले हैं? देखिए बुलडोजर तो चलेगा, बुलडोजर बहुत सारी जगह पे चलना जरूरी है, क्योंकि इलीगली ऑक्युपाइड कर रखा है और जगह जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है। लोगों को चलने की जगह नहीं है, लोगों को गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग का स्पेस बचा नहीं है। सरकार की जमीन पे तुमने मॉल बना रखे हैं, तुमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं, और तुमने इलीगल तरीके से जमीन के कागज बना करके अपने नाम से कर रखा है। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जितने भी जीटीए के क्षेत्र में साइलाबाद से लेकर के तमाम जो बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की महंगी महंगी प्रॉपर्टियां हैं, वो फ्री में हैंड ओवर कर रखा है। क्या हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे, उसको ऐसे होने देंगे? फिर उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? तो जो कुछ भी गलत हुआ है उसको तो बख्शा नहीं जाएगा। मेरा यही कहना है कि ये सरकार जनता के हित के लिए काम करेगी और जनता के अपेक्षा में खड़े रहने के लिए काम करेगी। तो अभी जो घुसपैठी है उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, उनका देखिए, जो भी घुसपैठ है, जो रोहिंग्याज आए उनको वापस भेजा जाएगा, जो बांग्लादेश से घुसपैठ हुए हैं उनको वापस जाना पड़ेगा, उनको एक समय मिलेगा, और उस समय के दौरान अगर वो अपने आप चले जाएंगे तो अच्छा होगा। और उसको जाने के लिए बॉर्डर तक किसी तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गाड़ी घोड़ा बस, उसकी भी हम पूरी चिंता करेंगे। लेकिन ये देश हिंदुस्तानी का है, चाहे उसमें रहने वाला हिंदू क्यों ना हो, चाहे क्रिश्चियन क्यों ना हो, चाहे मुस्लिम समाज का क्यों ना हो, ये देश भारतीयों का है। जो भारतीय है वो यहाँ रह सकता है, लेकिन जो घुसपैठ है वो यहाँ नहीं रह सकता। कानून भी यही कहता है और हम भी यही चीज लागू करेंगे। हमारा संसाधन, आज देखिए युवा पीढ़ी बाहर जाके नौकरी करने को मजबूर है, बाहर जाकर के 15,000, 20,000, 25,000 की नौकरी करता है, बूढ़े माँ बाप को घर में छोड़ करके बाहर जाने को वो मजबूर है। वो किस लिए है? क्योंकि ये घुसपैठ आके हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा काट लेते हैं। मैं थोड़ी ना घुसपैठ को अपने बच्चों का नौकरी दूंगा, हमारी युवा पीढ़ी का नौकरी उनको दूंगा। इसीलिए जो भी भर्ती होगी हमारे पश्चिम बंगाल के युवाओं के लिए होगा। दार्जिलिंग तराई डूअर्स में जो भी नौकरी होगी हमारे अपने युवाओं के लिए होगा। जो हमारे युवा घर छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, हम सब उनको वापस लेने का काम करेंगे, और जितने भी घुसपैठे पूरे सम्मान के साथ, इज्जत के साथ उनको बॉर्डर पार कराएंगे। राजू जी, एक चीज़ अभी आपने जो कही, संसाधन यहाँ पहाड़ में बहुत है, और पहाड़ जो है वो बंगाल की रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पहाड़ कंट्रीब्यूट करता है। तो आप मतलब अब ये पैसे जो जाते हैं, ये क्या अब जैसे सब लोगों के मन में रहता है कि भाई ये पहाड़ के विकास में ही खर्चा? देखिए, जो पहाड़ का संसाधन है, पहाड़ में जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन होता है, होता क्या है? देखिए, केंद्र के पास जाता है, राज्य के पास जाता है, और वो अल्टीमेटली दोनों सरकारें से वो जनता तक ही वापस आते हैं, हमारे ही डेवलपमेंट के लिए काम आता है। यही है, तभी भारत सरकार टैक्स कलेक्ट करती है जिससे सड़कें बना सके, एयरपोर्ट बना सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके, जनता के लिए एसेट क्रिएट कर सके, और आयुष्मान भारत कार्ड दे सके। इसी के लिए जनता टैक्स कलेक्ट करती है, सरकारें टैक्स कलेक्ट करती है। लेकिन वो वापस आना चाहिए, जो पश्चिम बंगाल में नहीं आता। अब जो भी रेवेन्यू या टैक्स का कलेक्शन होगा वो जनता के लिए वापस आएगा। राजू जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो रहा है वो है महिलाओं का सम्मान के बारे में। तो आज जैसे आरजी कौर की घटना हो, या फिर जो आपने कही कि नक्सलबाड़ी में जो दर्दनाक एक घटना हुई, एक महिला के साथ गर्भवती थी, तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए आप क्या करने वाले? देखिए, ये सरकार बनी है, बड़ा योगदान महिलाओं का, माताओं का है। उनको 1500 का लॉलीपॉप था, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोदी जी के साथ खड़े रहे हैं। और पश्चिम बंगाल की महिला जनता ये जानती है, और साथ ही उनकी संरक्षण, उनकी सुरक्षा तो है ही, साथ ही उनको अपना भविष्य भी सुनिश्चित करना है। अपने बच्चों का, पश्चिम बंगाल का, इस देश का भविष्य भी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने वोट किया है। महिलाओं का सम्मान होगा, उनकी सुरक्षा होगी, और हमने तो ये भी कहा है हर थाने के अंदर में एक महिला कांस्टेबल भी होगा। दुर्गा वाहिनी का हम गठन करेंगे। यहाँ तक भी हमने अपने संकल्प पत्र में स्थान दिया है, और ये सरकार महिला को समर्पित है, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए काम करेगी।
अभी राजू जी बहुत सारी बातों में हमने बात किया, लेकिन एक प्राथमिकता हमारे सरकार की क्या होगी? देखिए, हमारे लिए पश्चिम बंगाल, फर्स्ट फर्स्ट चीज आप क्या देखिए चाहते हैं? हमारे लिए पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी पिछले 15 साल में टीएमसी ने किया है उसको ठीक करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और साथ ही, अब मैं उसमें लंबा 1 घंटा भाषण दे सकता हूँ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। नहीं, शॉर्ट में बताइए। ठीक है, वो उन्होंने कहाँ का बीमारी, मेरे पास इतना समय भी नहीं है, कहाँ कहाँ उन्होंने ये बीमारी की है और हम क्या ठीक करेंगे, मैं उसको कभी विस्तार में बताऊंगा। लेकिन हमारी प्राथमिकता रहेगी जो कुछ भी बुरा पश्चिम बंगाल के लिए इस टीएमसी सरकार ने किया है उसको ठीक करना और जनता के अपेक्षा पे खड़ा रहना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। राजू जी, एक आखिरी सवाल। आप जब बात हो रही थी, जब वोटिंग हो रही थी, उस समय पे आपने कहा था कि आपके चश्मे से आपको चारों तरफ मोदी जी दिखाई देते हैं। अब आपका चश्मा क्या कहता है? अब आपको आगे क्या दिखाई देता है? देखिए, जो मैं चश्मा से देख रहा था वही चश्मे से जनता भी देख रही थी, ये बात तो प्रमाण हो गया। मैं कह रहा था पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा दार्जिलिंग तराई डूवर्स में मुझे एक ही चीज दिखता है, वो नरेंद्र भाई मोदी। और ये जनता ने साबित किया, 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई है, वो इसी वजह से आई है क्योंकि जनता का चश्मा भी वही देख रहा था जो मैं अपने चश्मे से देख पा रहा था। अब आगे आपको क्या दिख रहा है? देखिए, मुझे बहुत ही उज्जवल भविष्य पश्चिम बंगाल का दिखता है, युवाओं का उज्जवल भविष्य दिखता है, महिलाओं का उज्जवल भविष्य दिखता है और पश्चिम बंगाल सुरक्षित, समृद्ध और तेज गति के साथ विकास करता हुआ दिखता है। और पश्चिम बंगाल का विकास होगा तभी ना ईस्ट इंडिया का विकास होगा, तभी ना देश आगे बढ़ेगा। इसीलिए एक बहुत बड़ी कमी थी पश्चिम बंगाल, वो भी आज पूरी हो गई और देश तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। राजू जी, ये चिकन नेक को लेके ऑल ओवर इंडिया में बहुत बातें हो रही है, स्ट्रैटेजिकली प्लस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अब जब बीजेपी सरकार इधर आई है तो इस चिकन नेक का मतलब क्या? देखिए, चिकन नेक नहीं है, ये एलिफेंट नेक है, मैं पहले ही बोल चुका हूं। और ये अभेद किला होगा और किसी में इतना दम नहीं है कि भारत माँ के इस क्षेत्र को कोई भेद सके। अब तो पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जिसके गृह मंत्री अमित शाह स्वयं है। इसीलिए ये तो अभेद किला होगा और कोई भी आस पड़ोस का व्यक्ति गलत निगाहें से जो है इस क्षेत्र को देख ही नहीं सकता। और कुछ हमारे असामाजिक तत्व हैं जो देश में रह करके देश के साथ गद्दारी करते हैं, अब उनके मुंह से कभी भी आप चिकन नेक शब्द जो है आप सुन भी नहीं पाओगे। और देखिए, यहाँ चिकन नेक क्षेत्र में ऑलरेडी मिलिट्री से लेकर के इतना कुछ स्टेप्स, मतलब इतनी कुछ जो है यहाँ पे व्यवस्थाएं ऑलरेडी है। और साथ ही अब तो यहाँ तो रेलवे कॉरिडोर बन रहा है, अंडरग्राउंड कॉरिडोर बन रहा है, नए नए हाईवे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। ये ऐसा अभेद किला बनेगा जो भारत की सुरक्षा में एक बड़ी भूमिका जो है इस सिलीगुड़ी चिकन नेक क्षेत्र जो हम कहते हैं इसकी भूमिका रहेगी। राजू जी, हर काम करने के लिए पैसों की बहुत दरकार पड़ती है। आप हमेशा से कहें कि बंगाल के पास तो इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा, लेकिन फिर आपने घोषणा की लकी भंडार में आप 3,000 देंगे, जर्नलिस्ट को आप सबको 5,000 देंगे, 7 पे कमीशन लागू, इतने पैसे आएंगे कहाँ से? देखिए, आदमी कभी भी पैसे से बड़ा नहीं होता, सोच से बड़ा होता है। अगर वो पैसे से बड़ा होता तो बहुत सारे लोग बड़े हो जाते। वो सोच से बड़ा होता है और आपके पास सोच का मादा होना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ सिंपल तरीके से, आज पश्चिम बंगाल का कितना बजट है साल का? 4 लाख करोड़ रुपया। कितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है? 3 लाख करोड़ रुपया। हर साल 1 लाख करोड़ का डेफिसिट होता है, यानी हर एक साल 1 लाख करोड़ रुपया पश्चिम बंगाल के ऊपर में कर्जा बढ़ता रहता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि कलेक्शन कम आता है। क्यों आता है? इंडस्ट्री नहीं है, टैक्स कलेक्शन नहीं है, रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता और जो कुछ भी होता है उसमें चोरी है, भ्रष्टाचार है। मेरा ऐसा मानना है कि जो पश्चिम बंगाल का जो क्षमता है, जो पोटेंशियल है, मैं ऐसा मानता हूं कि पश्चिम बंगाल का बजट 4 लाख करोड़ का नहीं, 6 लाख करोड़ का होना चाहिए और हर साल 1 लाख करोड़ का स्टेट का बजट बढ़ना चाहिए, कम से कम 12 से 15%, तब जाकर के यहाँ की स्थिति में सुधार होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज जो 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट होता है इसको हम इमीडिएटली 6 लाख करोड़ कर सकते हैं और हर साल
हम 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू अतिरिक्त बोरो कर सकते हैं, अतिरिक्त हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं और उसका मास्टर प्लान हमारे पास है। क्योंकि आप देखिए 25,000 से ज़्यादा जो है छोटी और बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई है, उसके बदले हम 50,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएंगे। 6 से 6,500 बड़े कॉरपोरेट घराने पश्चिम बंगाल छोड़ के गए हैं, अब वो वापस आएंगे। सो जब इंडस्ट्री आएगी, जब एमएसएमई आएगा, जब सर्विस सेक्टर आएगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटी होगी, जब इकोनॉमी की एक्टिविटी होगी, जब नौकरियां आएंगी, लोग नौकरी करेंगे, टैक्स देंगे। सो कुल मिला के आपके पास संसाधन है, अगर उसको आप थोड़ी व्यवस्थित कर दो तो आराम से वो टैक्स कलेक्शन हो सकता है। मैं ऐसा मानता हूं हमारा 6 लाख करोड़ का हर साल का बजट होना चाहिए और हमारी रेवेन्यू 6 लाख करोड़ से ज़्यादा का हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो हर साल 1 लाख करोड़ बढ़ सकता है। और ये जो 8 लाख करोड़ का कर्जा छोड़ के गई है टीएमसी, 8 साल में हम पश्चिम बंगाल को डेट फ्री भी कर सकते हैं। सो पैसे की कमी नहीं है, ये सोच की कमी के कारण और भ्रष्टाचार के कारण आज ये पश्चिम बंगाल का इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है। राजू जी, हम पैसों की बात करें और बनिया की बात नहीं करें, जो व्यापारी वर्ग है उनकी बात अगर ना करें तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। जो व्यापारी वर्ग है वो बड़े हमेशा से दहशत में रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कम से कम अभी नई सरकार आई है तो वो ये सुनिश्चित करे कि उनको जो है व्यापार करने में कोई दिक्कत ना हो और उनके लिए एक कंड्यूसिव एटमोसफियर। हमारे व्यापारियों को मुझे कुछ भी ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जिताया उसी ने है। भले ही वो दिन भर गौतम देव के लिए चुनाव प्रचार करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो है उसने वोट तो बीजेपी को और मोदी को ही दिया है, क्योंकि वो जानता है देश किस हाथ में सुरक्षित है। वो देश प्रेम होता है, राष्ट्रभक्त होता है, उसको पता है पश्चिम बंगाल का भविष्य सुनिश्चित कौन कर सकता है, उसको पता है व्यापार के लिए जो एक वातावरण चाहिए, कल्चर चाहिए, वो कौन दे सकता है। ये हमारा व्यापारी वर्ग जानता है, बहुत समझदार है, बड़ा योगदान समाज में उनके अंदर में है। आज थोड़ी बहुत अगर नौकरियां पश्चिम बंगाल में बची है, उन्हीं का योगदान है और मुझे लगता नहीं मुझे उनको कोई आश्वासन देने का कोई आवश्यकता भी है। और इस क्षेत्र में व्यापक रूप में व्यापार बढ़ेगा। और मैं देखिए बाकी बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकता, मैं पश्चिम बंगाल का भी जो है ठेका नहीं ले सकता, लेकिन मैं अपने क्षेत्र के लिए कह सकता हूँ आज जितने भी काम हो रहे हैं 60-70 हज़ार करोड़ के केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे रेल हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे हाईवे हो, चाहे एनजीपी का स्टेशन हो, चाहे पीने के पानी के लिए, अमृत के लिए, जो चल रहा है वो तो तेज गति के साथ होगा। जो कुछ काम अभी होने थे जिनका एनओसी की वजह से रुका, वो काम भी तेजी के साथ होगा। सिलीगुड़ी का रिंग रोड का काम शुरू होगा। 6 लेन का जो है कोरोनेशन ब्रिज का पुल नया बन रहा है, वैकल्पिक पुल, उसका काम तेजी को। रंगापानी में उद्घाटन करके आया, अभी तक एनओसी नहीं दिया, अब रंगापानी का जो है फ्लाईओवर बनेगा। ऐसा तमाम चीज। और इतना ही नहीं, आप देखिए आज जो बालासन से लेकर के सेबोक कैंट तक सड़क बढ़ रही, सेबोक कैंट के बाद कोरोनेशन तक बनना है, उसका एनओसी नहीं दे रखा है। और इतने दुनिया भर के दर्जनों आरओबी है, चाहे वो बीरपाड़ा का हो, चाहे सिलीगुड़ी और रंगापानी का हो, चाहे वो नक्सलबाड़ी, तमाम जो इन्होंने काम एनओसी के बदौलत रोक के रखे हैं, इससे मुक्ति मिलेगी। और सिलीगुड़ी के अंदर में आज देखो ना, एक घर बनाने के लिए डीएम के यहाँ जाकर के पैसे देने पड़ते हैं लाखों रुपए, तब जाकर के उसको एनओसी मिलता है, तब जाकर के वो अपना घर बना सकता है। ये जितना भी व्यापारी को और हमारी जनता को ठगा है, ये सब बंद होगा। राजू जी, आखिरी सवाल जो बहुत बड़ी सस्पेंस है वो ये है कि सीएम कौन होने वाले और ममता बनर्जी जी का भविष्य क्या होने वाला है? देखिए ये मोदी जी तय करते हैं, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, विधायक दल बैठेंगे, उनकी ओपिनियन ली जाएगी, इसका प्रोसेस है। मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, मेरे बोलने से जो है मतलब उसको सीएम बनाएंगे नहीं। ये हमारी पार्टी की एक परंपरा है। मैं इसीलिए तो कहता हूँ हमारे पार्टी में कोई खतरा इसलिए नहीं है। यहाँ अभी ममता दीदी गई, टीएमसी खत्म, क्योंकि उनकी पार्टी थी, वो शेष पार्टी शेष। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, ठीक है। हमारा संगठन सब कार्यकर्ता सब जनता का है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन जी, उनके बाद कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो कोई बता सकता है? लेकिन ममता के बाद कौन होगा? वो तो अभिषेक तैयार बैठा था सीएम पद की शपथ लेने के लिए, लेकिन गया। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, तभी ये पार्टी जिंदा है, तभी ये पार्टी राष्ट्र को समर्पित है, जनता को समर्पित है, क्योंकि ये जनता के लिए, देश के लिए और लोगों के लिए जीती और मरती है।
बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा और इनकी बातों से बहुत एक अलग दृष्टिकोण हमें मिला है। और आने वाली जो सरकार है वो क्या करने वाली है, वो किस तरीके से अपने कदम आगे बढ़ाएगी और किस किस तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएगी, उसकी भी हमें एक झलक मिली है। बाकी तो अब समय बताएगा। और आशा करते हैं कि ये जो नया सूर्य उदय हुआ है हमारे बंगाल में, एक नया सरकार का जो गठन हुआ है, जो एक इम्पॉसिबल जो लगता था वो जो साकार हुआ है जनता के आशीर्वाद से। अब देखते हैं उसका आगे क्या होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजू जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।